नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन के बारे में जाने थे कि अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या बेनिफिट है। कोई भी स्टूडेंट ज्योग्राफी सिर्फ आप एग्ज़ाम पास करने के लिए ही नहीं पढ़िए, अपने नॉलेज के भी पढ़िए, है ना। क्योंकि बोला जाता है ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जिसको कोई इंसान बांट नहीं सकता है, और ज्ञान ही ऐसा चीज़ है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। ज्ञान बांट सकता है लेकिन चुरा नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आज ज्योग्राफी का सिलेबस के बारे में जानेंगे, है ना। अगर आप ज्योग्राफी को पूरे सिलेबस के अनुसार पूरे ज्योग्राफी को पढ़ लेते हैं तो कोई भी परीक्षा में बैठिए, आपको ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम 100 तो नहीं लेकिन ये मानकर चलते हैं कि आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्योंकि देखिए, हमारा ये मानना है कोई भी बच्चा कितना भी ब्रिलियंट हो, ठीक है, वो कोई भी विषय का महारथी नहीं हो जाता है। कोई भी चीज़ दुनिया में अपने आप में संपूर्ण नहीं है और कोई भी चीज़ दुनिया में अपने आप में अधूरा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इन ज्योग्राफी है उसका सिलेबस दो भाग में बांट दिया गया है। एक इंडियन ज्योग्राफी है और दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर कोई अमेरिका का स्टूडेंट होगा तो वो अमेरिकन ज्योग्राफी पढ़ेगा और इंडिया का होगा, और अगर पाकिस्तान का होगा तो पाकिस्तान का ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेगा। अमेरिका का होगा तो अमेरिका का ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेगा, है ना। तो हम लोग इंडिया के तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे एक भाग में और दूसरे भाग में वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या जानेंगे? बेसिक इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में क्या है कि जैसे इंडिया जो है कौन कौन सा कंट्री से सटा हुआ है ना। लैंड बाउंड्री इंडिया का कौन कौन से देश के साथ है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना के साथ लैंड बाउंड्री है। इंडिया का कौन सा दो ऐसा कंट्री है जो आपका लैंड बाउंड्री उसके साथ नहीं है लेकिन फिर भी हम नेबरिंग कंट्री में काउंट करते हैं। एक तो श्रीलंका, दूसरा मालदीव, है ना। हम और भी जानेंगे कि इंडिया के जैसे है आपका कोस्टल लाइन कितना बड़ा है। इंडिया का जो है हमारा क्या बोलता है कि जो लैंड बाउंड्री है कितना बड़ा है, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन से जानेंगे। इंडिया के कौन कौन से स्टेट से लाइन ऑफ कैंसर पास करता है, कर्क रेखा पास करता है। तो ये हो गया। उसके बाद है फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे? देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक ज्योग्राफी जिसको हिंदी में बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे इंडिया में आप अगर कभी यहाँ बिहार से आप तमिलनाडु गए होंगे या आप कोलकाता से आप दिल्ली गए होंगे, है ना। तो आप इंडिया को, पूरे इंडिया को जब घूमेंगे तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्ट्रक्चर है। कुछ स्टेट में पहाड़ बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट में समतल भूमि है, कुछ स्टेट में पठार है, कुछ स्टेट में जंगल बहुत ज़्यादा है ना। तो हम लोग इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि इंडिया के जो है कौन सा एरिया है जो प्लेन लैंड है, इंडिया का कौन सा एरिया है जो हाईलैंड है। हाईलैंड में दो तरीके का हाईलैंड होता है, एक पठार होता है और एक पर्वत होता है। पठार को इंग्लिश में प्लेटू बोलते हैं और पर्वत को इंग्लिश में माउंटेन बोलते हैं, है ना। जो छोटा उभरा हुआ भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हिल्स भी बोलते हैं। जैसे दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ी में से एक भारत में है, अरावली की पहाड़ी, है ना, हिल्स ऑफ अरावली जिसको बोलते हैं। उसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे पास जल तंत्र, सीधा समझिए, है ना। हम लोग के घर के आसपास जो बड़ा वाला नाला होता है उसको भी बोलते हैं कि ड्रेनेज, है ना। शहर में बोला जाता है पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा, तो क्या बोलता है कि ओपन ड्रेनेज बहुत ज़्यादा है, बास मार रहा है, गंदगी आ रहा है, ठीक है। तो ड्रेनेज मतलब जल तंत्र, आप समझिए। तो इसमें इंडिया का जो 3 है जो प्रमुख जल तंत्र है उसको समझेंगे। पहला जो है सिंधु ड्रेनेज सिस्टम है ना, इंडस ड्रेनेज सिस्टम। तो भारत ही नहीं दुनिया का जब बात किया जाता है कि जो सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है रिवर का, उसमें से एक इंडस आता है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का जल तंत्र कैसे है कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, और सबसे प्रमुख जो है जल तंत्र जो भारत का जीवनदायिनी है, जिसको हजारों नहीं बोला जाता है, जब से मानव सभ्यता का भारत में विकास हुआ है तब से हम उसको माँ का दर्जा दिए हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं,
गंगा नदी, है ना। गंगा नदी को हम लोग माँ का दर्जा दिए हैं, तो माँ गंगा नदी का जो जल तंत्र है, गंगा नदी का जल तंत्र है, उसको भी समझेंगे कि गंगा नदी का कौन कौन सा सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी किस तरीक़ा से भारत के लिए वरदान का काम करता है। और गंगा नदी इसलिए महत्वपूर्ण है कि गंगा नदी पूरा जितना भी प्रवाहित होता है, गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होता है, लेकिन उसका ज़्यादा भाग है भारत में प्रवाहित होता है। तो इस वजह से गंगा नदी सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी का बारे में बात करते हैं तो वो भारत में भी प्रवाहित होता है, चाइना में भी एक प्रवाहित होता है ब्रह्मपुत्र नदी, जबकि सिंधु नदी है जो भारत और आपका पाकिस्तान में प्रवाहित होता है ना। उसके बाद क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट का मतलब होता है हिंदी में जलवायु, है ना, जलवायु बोलते हैं इसको। कहीं पर एक होता है वेदर, तो देखिए आपको यहाँ पर बताते हैं वेदर और जलवायु। वेदर का मतलब होता है मौसम और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। जब हम लोग मौसम का आपका औसत निकालते हैं, जैसे देखिए आज तापमान है 10 डिग्री, कल तापमान हो गया 12 डिग्री, परसों हो गया 14 डिग्री, है ना। तो रोज़ जो है तापमान अलग अलग है। अब हम एक साल का एवरेज निकाल लें पूरे तापमान का, या 10 साल का एवरेज निकाल लिए, 30 साल का एवरेज निकाल लिए, तो जब हम लोग बहुत लंबे समय का जो आपका औसत निकालते हैं किसी भी जगह के जो वातावरण का मौसम उसका, तो उसको जलवायु बोला जाता है। जैसे बोला जाता है कि आपका साउथ इंडिया का जो जलवायु है वो क्या है, गर्म जलवायु है। लेकिन आप कश्मीर चले जाइए तो वहाँ आपका सर्द जलवायु है, ठंडा है वहाँ पे, है ना। तो ये हो गया क्लाइमेट्स हो गया वहाँ पे। तो क्लाइमेट्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। भारत का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसून जलवायु है यहाँ का, है ना। साथ में जानेंगे कि क्लाइमेट के अंदर कौन कौन सा सीजन होता है। जैसे ऑटोमन होता है जिसको हिंदी में पतझड़ बोलते हैं, स्प्रिंग है ना, जिसको बसंत ऋतु बोलते हैं। उसके बाद आप विंटर, समर, ये तो जानते ही हैं। गर्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु जिसको बोलते हैं, शीत ऋतु बोलते हैं, ये तो जानते ही है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। कृषि देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा भूगोल का। क्यों कृषि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है? अभी देखिए दिल्ली में किसान आपका बहुत लंबे समय से कृषि कानून के लिए बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार और किसानों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि कृषि एक इतना महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, आप लाख रुपया कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, अगर आपको खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो आप सोना तो नहीं खा सकते हैं ना, है ना। तो मतलब भोजन बहुत ज़रूरी है, और भोजन जो पैदा करते हैं वो कौन करते हैं? किसान करते हैं। तो इसीलिए किसान को बहुत सारे लोग भगवान का भी दर्जा दिए हैं और देना ही चाहिए, है ना। तो कृषि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कृषि में पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो है कि भारत में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसका एक देखिए अभी दुष्प्रभाव भी हुआ है कि हरित क्रांति के लिए 3 चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी था। पहला HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, है ना। HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरा पानी का मात्रा बहुत ज़रूरी था। और तीसरा फर्टिलाइज़र, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, खाद बोल देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बोल देते हैं, या उर्वरक बोलिए, है ना। तो वो चीज़ बहुत तीनों ज़रूरी था आपका HYV आपका एग्रीकल्चर्स के लिए, है ना। दूसरा आपको क्या बता दिए? दूसरा बता दिए वाटर, पानी, और तीसरा बता दिए फर्टिलाइजर्स, है ना। फर्टिलाइजर्स के बहुत मात्रा में इस्तेमाल के कारण आज हमारे कृषि भूमि जो है वो ख़राब होते जा रही है बहुत सारे एरिया में। जैसे आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि जैसे जिस ज़मीन पर आज से किसान 40 से 50 साल पहले 1 kg फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते थे, उसी ज़मीन पर उतना ही फसल पैदा करने के लिए, उपजाने के लिए आज उनको 40 kg तक मतलब फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो वो केमिकल सोचिए किसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है? ज़मीन के ऊपर, और साथ में उस भोजन को जब हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग के भी बॉडी पे प्रभाव डाल रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने आपका जो है एक लेकर आया है कि मतलब कार्ड्स लेकर आया है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, जिससे क्या होगा कि ज़मीन की उर्वरता को ठीक किया जाएगा। साथ ही हमारे सरकार जो है वो आपका मेन्योर को इस्तेमाल पे बढ़ावा दे रही है। मेन्योर मतलब जिसको बोलते हैं गोबर बोलते हैं, या आपका पशु मूत्र जो होता है उसको इस्तेमाल करके जो खाद बनाया जाता है, जैविक
खाद बोलते हैं, जैविक उर्वरक बोलते हैं, उसको मेन्योर बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारा चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ में एग्रीकल्चर में भी पढ़ेंगे कि जैसे भारत में 3 तरीका का फसल सीजन होता है, जायद होता है, राबी होता है आपका, उसके बाद खरीफ होता है, और साथ में इसमें कौन कौन सा फसल आता है। जैसे खरीफ में आता है पैडी आता है ना, राबी में आता है आपका बीट आता है, ठीक है, जायद में आता है ककम्बर आता है, वाटरमेलन आता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं आपका ककड़ी, खीरा, तरबूज, है ना, खरबूजा, ये सभी आता है। तो इस सभी के बारे में जानेंगे। आगे है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भी देखिए बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? पिछले साल जब कोरोना के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन लगा, पूरा दुनिया में, भारत में हम लोग जब से बचपन से होश संभाले हैं, शायद हमें लगता है कि देश में जितने भी लोगों से बात किया गया उन्होंने सबसे पहले ही बोला कि पहली बार उन्होंने ट्रेन को बंद होते देखा, पहली बार उन्होंने जहाज़ को बंद होते देखा, कि पूरे भारत में, पूरे संसार में इस तरीक़ा से यातायात की सुविधा बंद हो गई कि लोगों को कम दूरी जाना भी मतलब असुविधाजनक हो गया, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन से सिर्फ आदमी ही एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते ट्रांसपोर्टेशन को, यातायात को। इसमें सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। तो इसमें मेनली 4 तरीका का हम लोग यातायात को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। जैसे सड़क हो गया, रोडवेज हो गया, है ना, वाटरवेज हो गया जिसको बोलते हैं जल मार्ग बोलते हैं। तीसरा हम लोग बोलते हैं आपका रेलवेज हो गया, है ना, ट्रेन जो हो गया। और चौथा आपका हो गया एयरवेज हो गया, है ना, जिसको हवाई मार्ग बोलते हैं। तो ये चारों चीज़ के बारे में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। सॉइल देखिए है, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी आपको एग्रीकल्चर में बता रहे थे कि हम लोग फसल सीजन के बारे में पढ़ेंगे, फसल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीक़ा से ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हुआ कि देखिए कि मतलब भारत में आज खाद्यान्न इतना ज़्यादा हो रहा है कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। 135 करोड़ जनता यहाँ, फिर भी भारत उतने जनता को खाना देने में संभव है। उसके बावजूद भारत दूसरे देश को सप्लाई कर रहा है अनाज का। तो एक कृषि जो हरित क्रांति आया था, कहीं ना कहीं वो एक किसानी के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मतलब समझिए कि उसका योगदान है कि भारत आज सरप्लस है अनाज के मामले में। सरप्लस मतलब क्या हुआ कि जितना हमको खाने के लिए चाहिए अनाज, उससे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसका दुष्प्रभाव जैसा कि अभी बताएं, वो जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से तो और बढ़िया से जानेंगे। फिर आपको बताएं सॉइल देखिए, भारत के जब ज़मीन पे जाइएगा तो कुछ राज्य में ज़मीन जो है आपको लाल दिखाई देगा, कुछ में पीला दिखाई देगा, कुछ में दलदली दिखाई देगा, कुछ में काला दिखाएगा। मतलब भारत में जो मिट्टी है वो आपका ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। भारत में जो मिट्टी है वो रेड सॉइल है आपका, है ना। तो ये सारा जो अलग अलग जो मिट्टी है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि जैसे देखिए कपास है जिसको बोलते हैं कॉटन बोलते हैं ना, कपास से ही कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि क्या कारण है कि देखिए महाराष्ट्र में और आपका गुजरात में जो कपड़ा का मिल है वो ज़्यादा है। तो देखिए वहाँ पे ब्लैक सॉइल का ज़्यादा है। ब्लैक सॉइल होने के कारण वहाँ पे कॉटन का खेती ज़्यादा होता है, मतलब कपास की खेती होती है, तो आसानी से फैक्ट्री को उपलब्ध हो जाता है ना। कुछ जगह पे एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल का क्या होता है कि पानी को बहुत ज़्यादा देर तक वो होल्ड कर सकता है। ठेठ भाषा में, देहात में हम क्या बोलते हैं उसको केवाल मिट्टी बोलते हैं ना, केवाल मिट्टी। तो वो क्या करता है, पानी को बहुत देर तक होल्ड करके रख सकता है। तो जो पानी को देखिए आपको धान के खेत में या पैडी को ग्रो करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, और अगर हम लोग कर रहे हैं रेतीली मिट्टी में धान लगा दिए है ना, तो वहाँ पानी आप खेत में डालें वो पानी गायब हो जाएगा बहुत तेज़ी से, तो वो तो दिक्कत हो गया। तो हम क्या करेंगे उसको कि हम वैसे मिट्टी में ना धान का खेती करेंगे जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा देर तक टिके। जैसे कि यहाँ पर हो गया आपका एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल जिसको केवाल बोल दिए हिंदी में, तो वहाँ पे हम लोग खेती करेंगे। तो वो सारा चीज़ जानेंगे। अब मिनरल्स एंड एनर्जी, देखिए किसी भी देश के विकास में ना ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मिनरल्स जो होगा तभी कोई भी देश बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, और एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है ना। आज के डेट में सोचिए अगर एक शहर में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कट जाए तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं जिस मोबाइल पे, आप भी नहीं देख पाइएगा, और हम आपके पास जिस माध्यम से आपके पास वीडियो पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक तरीका का एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो मतलब एनर्जी के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, है ना। तो वो कहाँ से आता है, कोल से प्रोड्यूस होता है, यूरेनियम से प्रोड्यूस होता है, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में
थर्मल पावर प्लांट में कोयला को इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में पानी को इस्तेमाल करते हैं, बांध बना देते हैं, उसके नीचे टरबाइन लगा देते हैं, वहाँ से हम लोग यूज करते हैं, है ना। उसके बाद जो मिनरल्स है, मिनरल से देखिए अगर किसी देश के पास बहुत ज़्यादा आयरन है तो आयरन बहुत ज़्यादा है तो लोहा को क्या करेगा, वो लोग वहाँ पे ब्रिज का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, बिल्डिंग्स बनाने में उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन किसी देश में नहीं है तो वहाँ जो घर है बिल्डिंग से उतना बढ़िया नहीं बनेगा, है ना, महंगा कॉस्ट बनेगा। तो सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं वही बना पाएंगे, जो गरीब लोग हैं वही नहीं बना पाएंगे। लेकिन जिस देश के पास बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे अमीर गरीब सभी के घर जो है थोड़ा ठीक ठाक दिखेगा, है ना। उसके बाद है पॉपुलेशन। देखिए भारत का भी जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है चीन के बाद। और भारत के पास एक फ़ायदेमंद ये है कि जो चाइना का पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बूढ़ा होते जा रहा है। अब कैसे हम बोल देंगे बूढ़ा होते जा रहा है, किसी भी देश के जो पॉपुलेशन है उसका एवरेज निकाला जाता है। तो चाइना में ना जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा है और जवान लोग हैं जो कम है। तो जब जवान लोग कम होंगे और बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे तो दोनों की उम्र को जोड़कर आप एवरेज निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा आपको, मतलब जो एज आएगा वो आपका ज़्यादा आएगा। लेकिन दूसरा देश ऐसा है जिसके पास कम उम्र का लोग ज़्यादा है और बूढ़े लोग कम है, तो वहाँ का जो है एवरेज एज जो आएगा वो कम आएगा, है ना। तो वो देश क्या हो गया, युवा हो गया। तो भारत एक युवा देश है पूरे दुनिया में। तो भारत के पास अभी जो जनसंख्या है वो आपका फायदेमंद है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। तो भारत के पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि अगर हम भारत के लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दे दें, बहुत अच्छी कौशल स्किल्स दे दें, जैसे अगर कोई आदमी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उसको हम कंप्यूटर चलाना सिखा दिए तो वो कंप्यूटर पर बैठ के कुछ ना कुछ कर लेगा, है ना, आसानी से कर लेगा। अगर हम किसी और आदमी को टेक्नोलॉजी दे दिए, है ना, तो टेक्नोलॉजी दे दिए और शिक्षा दे दिए तो भारत दूसरे देश में जा रहा है। जैसे भारत में बहुत सारे लोग हैं छोटे मोटे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल काम जान रहे हैं, उनको अच्छे से इंग्लिश का ट्रेनिंग दे दिया। अगर चाइना बूढ़ा हो रहा है तो चाइना को हम लोग क्या करेंगे, भारत में कुछ लोगों को चाइनीज़ सिखा के चाइना भेज देंगे, तो वहाँ तो बूढ़ा हो रहा है। तो भारत के पास एक फ़ायदा है कि जनसंख्या को वो अच्छे से अगर इस्तेमाल करे तो भारत जो है, हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन जो आपका इकोनॉमी बनाने का उनका जो सोच है वो बहुत तेज़ी से बनाया जा सकता है ना। हमारे लोग पैसा कमाएंगे। उसके बाद देखिए स्टेट्स एंड कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, एक एक स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे भारत में कुछ स्टेट्स है जो माउंटेनियस स्टेट्स है, जैसे जो पर्वत वाला राज्य है, जैसे आपका हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सभी हो गया। तो ये सभी माउंटेनियस पर्वतीय राज्य है। कुछ राज्य जो पठारी राज्य है ना, कुछ राज्य जो तट वाला राज्य है, जो किनारे वाला है, समुद्र के किनारे वाला, उस राज्य के बारे में जानेंगे। कुछ राज्य जो मैदानी राज्य के बारे में है। इन राज्यों को राजनीतिक परिदृश्य से भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे आपका कुछ राज्य को नॉर्थर्न स्टेट बोला जाता है, कुछ को साउथर्न स्टेट, पूर्वी राज्य बोला जाता है, पश्चिमी राज्य बोला जाता है, उत्तरी राज्य बोला जाता है, दक्षिणी राज्य बोला जाता है, मध्य राज्य बोला जाता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट राज्य है ना। जैसे बिहार जो है राजनीतिक परिदृश्य से पूर्वी राज्य माना जाता है। बिहार हो गया आपका, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये 4 स्टेट जो है पूर्वी राज्य में आता है ना। तो ये तो हो गया इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, मतलब क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। जो ये ब्रह्मांड है ना, हम लोग बोलते हैं ना अनंत तक फैला हुआ है। अभी तक हमारे साइंटिस्ट के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ये बता सके कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना। अभी देखिए हाल फिलहाल में ही नासा का जो एक आपका सैटेलाइट्स है, ठीक है, वो हमारे पास मतलब जो सोलर सिस्टम है ना उसको क्रॉस कर गया है। तो सोलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, हमारे यहाँ पर जो सन है, ठीक है, ये जो सन है तो सबसे लास्ट में हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट है, सबसे लास्ट में है नेपच्यून है ना। तो नेपच्यून से भी एक इंसान के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है, वो आगे निकल गया है। तो ये पहला हुआ है मानव इतिहास में ऐसा, और वो धीरे धीरे अभी आगे जा रहा है। तो मतलब सोचिए कि अभी हम लोग ऐसा ही टेक्नोलॉजी बना पाए हैं, ईजाद कर पाए हैं, जो अभी सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल पाया है। लेकिन अभी हम लोग अनुमान नहीं लगा सक पाए हैं कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड किस तरीक़ा से बना है ना, ये जानेंगे। बिग बैंग थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के लिए, तो उसके बारे में जानेंगे। क्या होता है रेड स्टार, है ना, लाल तारा क्या होता है। फिर क्या होता है आपका जाइंट तारा, जिसको बोलते हैं राक्षस
जैसा जो विशाल तारा होता है उसके बारे में, है ना। ड्वार्फ स्टार क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। साथ में मिल्की वे के बारे में जानेंगे, जो हमारा गैलेक्सी है ना, उसके बारे में जानेंगे। हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में हैं तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद है अगला सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या जानेंगे, सूरज के बारे में जानेंगे। हमारा पूरा 8 प्लैनेट है उसके बारे में जानेंगे। फिर सभी प्लैनेट का जो उपग्रह है, जैसे टाइटन है एक शनि का उपग्रह, है ना, आपका धरती का मून है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है देखिए अर्थ के बारे में जानेंगे, है ना। तो अर्थ पे कहाँ पे पठार है, कहाँ पे आपका नदी है, समुद्र है, जैसे पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, ये सभी जानेंगे। उसके बाद है अर्थ का इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में 3 भाग है ना, क्रस्ट है, आपका कोर है, मेंटल है। ये तीनों चीज़ के बारे में जानेंगे, है ना, कि हमारा धरती का स्ट्रक्चर है जो कुछ कुछ अंडा जैसा दिखाई देता है। जैसे अंडा का ऊपरी भाग कड़ा होता है वैसा है, बीच वाला जैसे जो अंडा में बीच वाला जो लिक्विड होता है वैसा होता है, और सबसे नीचे जो है वो भी लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा वहाँ पे डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, वैसा ही होगा। जैसे कि उसको बोलते हैं निकेल और आयरन। धरती पर सबसे भारी आपका एलिमेंट्स है वो क्या है, बीच में है आपका, ठीक है। तो उसके कोर में है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है मून के बारे में जानेंगे, है ना। मून पर जाने वाला पहला आदमी कौन था, आप कमेंट करके बता दीजिए, उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे, है ना। उसके बाद है एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है हमारे पास धरती के चारों तरफ फैला हुआ गैसीय आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वायुमंडल, इंग्लिश में उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना। तो ये जो वायुमंडल है इसका भी अलग अलग लेयर है। सबसे नीचे स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर मेजोस्फेयर है, मेजोस्फेयर के ऊपर आइनोस्फेयर है, आइनोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर है। आइनोस्फेयर का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि धरती से कोई भी जो रेडियो सिग्नल जाता है, टीवी से, मोबाइल से, ये सभी वो आइनोस्फेयर में जाता है तभी टकराता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। बोला जाता है कि अगर आइनोस्फेयर नहीं होता तो हम लोग इतना ज़्यादा जो आसानी से आज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं शायद नहीं कर पाते, है ना। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर सबसे नज़दीक में, ट्रोपोस्फेयर सबसे नज़दीक में, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। तो एक एक लेयर के बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे से। फिर देखिए क्लाइमेट देखिए इधर भी था, है ना। तो इधर भी देखेंगे कि कहाँ पर है जो आपका डॉक्टर हवा चलता है, कहाँ पे है जो चिनूक चलता है, कहाँ का जो मतलब कोई जगह पे धरती पे जो है बहुत गर्म जलवायु है, कहीं पर बहुत ठंडा जलवायु है, कहीं पर रहने लायक जलवायु है, वो सभी चीज़ जानेंगे। वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाटर में हम लोग क्या जानेंगे, नदी जानेंगे, महत्वपूर्ण जो नदी है जैसे सुपीरियर लेक है ना, बुलर लेक है, ये सभी जानेंगे। बहुत सारा है जो कैस्पियन सी है उसके बारे में जानेंगे। पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, अंटार्कटिक ओशियन है ना, ये सभी के बारे में जानेंगे। इंडियन ओशियन है उसके बारे में जानेंगे। इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पर है ना। तो वो सभी चीज़ जानेंगे। उसके बाद है कि क्या कारण है कि धरती पर 2/3 पानी का मात्रा होने के बावजूद भी लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है ना। तो ये सभी चीज़ जानेंगे। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर भी वापस से जानेंगे। तो इसमें थोड़ा सा वर्ल्ड में जानेंगे कि रोड बेज के बारे में जानेंगे, रेलवेज के बारे में जानेंगे, एयरवेज के बारे में जानेंगे, है ना, और वाटर बेज के बारे में जानेंगे। वाटर बेज जो है पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ट्रेड के लिए, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है, उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। फिर हम लोग जानेंगे कि देखिए अभी सुएज कैनाल जो है, सुएज नहर जो है, वहाँ पर एक जो है आपका कार्गो जो था वो क्या हो गया था, अटक गया था। उसके कारण बहुत सारा जो पीछे जो था आपका मतलब रुक गया था, बहुत सारा आवाजाही रोक दिया था वहाँ पे। सुएज नहर से आवाजाही ही नहीं हो रहा था कार्गो का, है ना। तो बहुत सारा करोड़ों का नुकसान हो गया बहुत सारे देशों को, लेकिन कोई बात नहीं। तो सुएज नहर कितना महत्वपूर्ण है पूरे दुनिया के मतलब बिजनेस में, है ना, वो सब जानेंगे। पनामा नहर के बारे में जानेंगे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए आगे हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो क्या कारण है कि धरती के कुछ हिस्सा में बहुत ज़्यादा आदमी है। जैसे देखिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोला जाता है आदमी कहाँ पे है, तो साउथ एशिया में। भारत और चीन को ले लीजिए, सिर्फ 2 देश का आबादी मिला के लगभग 350 करोड़ है ना। अब पूरा धरती का आबादी है जो लगभग 750 करोड़ है। तो सोचिए 1-2 ही देश का आबादी है जो लगभग आधा के से थोड़ा सा कम है ना। उसके बाद देखिए कंटिनेंट के बारे में जानेंगे, है ना। जैसे सबसे बड़ा कंटिनेंट है अपना एशिया कंटिनेंट है, जहाँ हम लोग रहते हैं ना। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका को हम लोग बोलते हैं आपका लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं ना। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, और हम लोग अगले वीडियो से एक एक
टॉपिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर उम्मीद करते हैं आप एक एक वीडियो को अच्छे से देखेगा तो ज्योग्राफी को देखने के लिए आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। और सिर्फ ज्योग्राफी को नहीं, हम लोग बहुत सारे 2-3 टीचर्स हैं, सब मिलकर आप लोग के लिए ऐसा कंटेंट तैयार कर रहे हैं जिससे आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कहीं जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से आपको पूरा मटेरियल मिलेगा जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जाते जाते आपसे वापस में फिर एक बार यही कहेंगे कि अगर आप अच्छा बनना खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अच्छी किताबें पढ़िए, भारत को अच्छा बनाना चाहते हैं तो किताबें बांटिए, और धरती को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पेड़ लगाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।